हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जीएसआईक्यू। इस सेशन में हम लोग प्रीवियस डे के टॉप 10 करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में सॉल्व करते हैं और फिर उसके साथ साथ स्टैटिक भी देखते हैं। ये सेशन आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू है G7 समिट का आयोजन किस देश में हुआ। ऑप्शन है कनाडा, जापान, फ्रांस और इटली। तो इसका आयोजन अभी फ्रांस में किया गया है। G7 समिट 2026 का आयोजन फ्रांस के एवियन लेस बैन शहर में हुआ। ठीक है, अगर हम G7 की बात करें तो अभी इसका आयोजन जो हुआ ये 52वां समिट था और इसका जो आयोजक था यानी होस्ट कंट्री वो फ्रांस था। ठीक है, इसका आयोजन 15 से 17 जून को किया गया। G7 में वर्तमान में 7 कंट्री है, इसीलिए ये G7 है। इसकी जब स्थापना हुई थी तब टोटल 6 कंट्री थे। बाद में 1976 में इसकी स्थापना 1975 में हुई और 1976 में इसमें कनाडा ऐड हुआ, फिर ये G7 बना और उसके बाद 1998 में इसमें रसिया बना और फिर ये G8 बन गया। लेकिन 2014 में क्रीमिया विवाद की वजह से रसिया को निलंबित कर दिया गया और उसके बाद वापस फिर ये G7 बन गया। ठीक है, वर्तमान में जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस है। ठीक है, इस बार का जो समिट था उसका की एजेंडा क्या था? तो ग्लोबल इकोनॉमी एंड ट्रेड, एआई एंड डिजिटल गवर्नेंस, क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, सप्लाई चेन एंड यूक्रेन एंड मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, अगला एमसीक्यू है हमारा ब्रिक्स एमएसएमई फोरम 2026 का पहला आयोजन भारत के किस शहर में होने जा रहा है? तो इसका आयोजन आगरा में किया जा रहा है। ठीक है, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा 19 जून 2026 को आगरा में प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम का आयोजन करवाया जा रहा है और इस बार का जो थीम है एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार, सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें केवल ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना था। बाद में 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ और फिर ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, उसके बाद 2024 में इसका एक्सपेंशन हुआ और इसमें 5 और नए मेंबर ऐड हुए, इथियोपिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, ईरान। ओके, और फिर 2025 में इंडोनेशिया को इसमें ऐड किया गया और वर्तमान में टोटल 11 इसके मेंबर हो गए हैं। इसके अलावा 10 ऐसे कंट्रीज हैं जो इसके पार्टनर कंट्रीज हैं। ठीक है, बेलारूस, वियतनाम, उज्बेकिस्तान, युगांडा, थाईलैंड, नाइजीरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान, क्यूबा एंड बोलीविया, ये इसके पार्टनर कंट्रीज हैं। अगला एमसीक्यू है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से रिलेटेड। तो हाल ही में चर्चा में रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये किसे जोड़ता है? तो ये पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। ठीक है, हॉर्मूज जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चौक पॉइंट्स में से एक है। ये मैप है इसका, एक तरफ यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स एंड ओमान है, दूसरी तरफ ईरान है और बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपको देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। अगला एमसीक्यू हमारा है हाल ही में चर्चा में रहा JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किससे संबंधित है? तो इसका संबंध ईरान का परमाणु कार्यक्रम से है। JCPOA आमतौर पर इसे ईरान और परमाणु समझौता के रूप में जाना जाता है। ईरान और दुनिया की जो प्रमुख शक्तियां हैं यानी P5+1 इसके बीच में 2015 में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के मुताबिक ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। ठीक है, और यह समझौता ही किया गया था ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर नियंत्रण बनाने के लिए। P5 का मतलब है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूएस, चाइना, फ्रांस, रसिया एंड यूके। इसके अलावा +1 का मतलब है जर्मनी। ठीक है, ये ईरान है, इसकी राजधानी तेहरान है और इसकी जो सीमा है 7 देशों से लगती है और यहाँ का जो करेंसी है वो ईरानी रियाल है। इसकी सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की एंड इराक से लगती है। ठीक है, इसके अलावा कैस्पियन सी, पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान से भी इसकी सीमा लगती है। अगला एमसीक्यू है हमारा हाल ही में चर्चा में रहा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी NIP का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण सुरक्षा प्रदान करना। इसकी शुरुआत 1978 में की गई थी, तब इसका नाम नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दिया गया था, लेकिन बाद में इसे 1985 में नाम बदल के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया। ये हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसके अंतर्गत आता है। इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है और यह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त टीके प्रदान करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्लानिटरी क्लाइमेट वाइटल साइंस रिपोर्ट 2026 मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो इसका संबंध वैश्विक जलवायु संकेतकों की स्थिति से है। समझिए इसको, मानव जनित जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के विषय से संबंध है इस रिपोर्ट का संबंध। ठीक है, अभी क्या है ना
2026 में, जून 2026 में ही जर्मनी में बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया। बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में एक रिपोर्ट पेश किया गया जिसका नाम था प्लानिटरी क्लाइमेट वाइटल साइंस रिपोर्ट 2026। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो पेरिस समझौता है, उन्होंने जो टारगेट दे रखा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का, इनका कहना है कि अगले 4 साल में उसके टारगेट को 1.5 डिग्री सेल्सियस को हम लोग ब्रेक करके और उससे ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं हम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से दुनिया भर को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए अभी ये चर्चा में था। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2026 हुआ है, इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन सुदर्शन चक्र। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध मिसाइल डिफेंस सिस्टम से है। ठीक है, ये हमारे यहाँ का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड है। इसका मतलब क्या है ना कि जो दुश्मन देश है, अगर वो हमारे यहाँ पे अटैक करता है, मिसाइल भेजता है, ठीक है, तो ये जो एयर डिफेंस शील्ड है उसको ऊपर में ही ट्रैक करेगा एंड डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, ये मल्टी लेयर है। फिलहाल ये 3 लेयर में है और ये हमारे देश को 2035 तक हवाई और मिसाइल और ड्रोनों से सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये आप देख सकते हो 3 लेयर में मिसाइल सुदर्शन, ये 3 लेयर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया गया है। ओके, हाल ही में भारत ने रुद्र गौरव श्रेष्ठ को किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो अभी भारत ने रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की का नया राजदूत नियुक्त किया है। आप अगर तुर्की की बात करें तो ये एक ऐसा कंट्री है जो यूरोप एंड एशिया दोनों में फैला हुआ है। इसका 97% हिस्सा जो है एशिया में है और 3% हिस्सा यूरोप में है। तो 97% हिस्से को एनाटोलिया और 3% को थ्रेस के नाम से जानते हैं। इसके बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बोस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, ये ब्लैक सी को सी ऑफ मरमारा से कनेक्ट करता है। इसके नॉर्थ में ब्लैक सी है, इसके अलावा इसके वेस्ट में एजियन सी एंड साउथ वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है। इसकी जो सीमा है 8 देशों से लगती है, सीरिया, इराक, ईरान, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया एंड ग्रीस से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट, आयरन डोम किस देश की वायु रक्षा प्रणाली है? तो ये इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली है। जैसे हमारे यहाँ का डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, अभी हमने जो चर्चा किया डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ठीक उसी तरह ये भी है। मतलब हमारे यहाँ का जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है इसी आयरन डोम से इंस्पायर्ड है। ओके, नेक्स्ट एंड आखिरी है आज का, भाषिनी पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एआई आधारित भाषा अनुवाद एवं भाषाई बहुभाषी डिजिटल सेवाएं प्रोवाइड कराना इसका उद्देश्य है। भाषिनी क्या है? तो भारत सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका काम क्या है? तो जो संविधान में 22 भाषाएं दे रखी है, इन भाषाओं को ट्रांसलेट करना, मतलब टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेट करना या फिर वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसलेट करना, टेक्स्ट टू वॉइस ट्रांसलेट करना। ठीक है, इस तरह के जो काम है ये भाषिनी पोर्टल का काम है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।